इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा था। इंटरफेरेंस को कंटिन्यू करेंगे और उसका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैसे तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे भी क्वेश्चंस आते ही हैं, और सेकंड इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, लैब में आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इसको। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस, और ये है यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा। स्टार्टिंग से एक एक बात पर आप ध्यान लगाइएगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ इंक्लूड हो। जिस लाइट में केवल एक वेवलेंथ होती है उसे हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, जिसमें दो होती है उसको बाइक्रोमेटिक कहते हैं। अगर हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो वाइट लाइट या फिर सनलाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, तो उससे आप यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वाइट लाइट और सनलाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। 0 टू इनफाइनाइट, इसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, इसलिए वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसमें केवल वन वेवलेंथ हो, यानी एक ही वेवलेंथ की लाइट हो। तो ऐसा हम सोर्स लेते हैं और इन फ्रंट ऑफ सोर्स, इस सोर्स के सामने आप एक कार्डबोर्ड रख देंगे गत्ते के जैसा, और इस कार्डबोर्ड में 2 पिन होल्स बने होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक होल्स होंगे जो सर्कुलर भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। 2 पिन होल्स आर मेड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सोर्स, सोर्स से बराबर दूरी पर 2 पिन होल बना देते हैं हम, और इन पिन होल्स को नाम देते हैं S1 और S2। अब ये S1 और S2 हमारे लिए कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कल मैंने आपको कोहेरेंट सोर्स के बारे में बताया था। कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनसे आप इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो लाइट जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है उन्हें हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, और ये कल मैंने आपको बताया था कोहेरेंट सोर्स के बारे में। which have all the properties which can produce interference। तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए। वो सोर्स हमने यहाँ पर बना लिए, जो कि एक कार्डबोर्ड रख करके हमने बनाए हैं। उसके बाद में इन पिन होल्स को हम स्लिट भी कहते हैं, और क्योंकि यहाँ पर 2 पिन होल्स हमने बनाए हैं इसलिए इसे हम डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
इन स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी इन होल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d है, और एट डिस्टेंस कैपिटल D इन सब से d डिस्टेंस पर हम एक स्क्रीन रख देते हैं, और इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। Interference pattern is observed at the screen. तो ये यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया लाइट का जिसमें 1 वेवलेंथ होता है, और इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हम S बोलते हैं। इसके आगे कार्डबोर्ड रखते हैं, 2 पिन होल्स कर देते हैं। तो ये है वो सोर्स S, और इसके आगे हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड रख दिया है। ये स्क्रीन है, तो ये 2 पिन होल्स हैं। इसको नाम दिया S1 और इसको नाम दे दिया S2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, और इस पूरे अरेंजमेंट से कैपिटल D डिस्टेंस पर हमने स्क्रीन रख दिया है। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब इस सोर्स S1 से इसके वेवलेट्स यानी कि इसके वेव्स एमिट होंगे, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। आपको ये एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही S2 से भी इसके वेवलेट्स यानी कि वेव्स निकलेंगी। और जहाँ पर इनका मिलन हो रहा है, जहाँ मिक्सिंग हो रही है, उसे हम सुपरपोजिशन कहेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ लाइट। और इस स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स होंगे जिन पर इन दोनों की वेव्स आपस में मिक्स होने के बाद में पहुंचेंगी। जैसे अगर हम किसी भी पॉइंट की हम बात करते हैं, ये कोई पॉइंट है, तो S1 से आने वाली लाइट इस पाथ पर यहाँ पहुंचेगी, S2 से आने वाली लाइट यहाँ पर पहुंचेगी, और इस पॉइंट पर जब ये दोनों सुपरपोजिशन प्रोड्यूस करेंगे तो यानी कि इस पॉइंट पर हमें या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और इस इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको
लगातार ब्राइट और डार्क स्ट्रिप्स यानी कि पट्टिकाएं मिलेंगी, जिन्हें हम फ्रिंजेस कहते हैं। तो बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच इंटरफेरेंस होता है, टेक्स प्लेस बिटवीन द वेव फ्रंट्स ऑफ S1 एंड S2। S1 और S2 के वेव फ्रंट का इंटरफेरेंस होता है, और इस इंटरफेरेंस की वजह से जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर आपको ब्राइट स्ट्रिप यानी कि पट्टिकाएं मिलेंगी, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर आपको डार्क स्ट्रिप मिलेगी। ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क स्ट्रिप्स को ब्राइट और डार्क स्ट्रिप्स जो होती हैं, इन्हें हम फ्रिंजेस कहते हैं। अब किस पॉइंट पर हमें ब्राइट मिलेगी और डार्क मिलेगी, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर, क्योंकि कल हमने देखा था कि पाथ डिफरेंस अगर होगा तो फेज डिफरेंस भी होगा। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव फ्रंट ऑफ S1 एंड S2। पाथ डिफरेंस को आप मुश्किल टर्म मत समझिए, पाथ डिफरेंस का मतलब रास्ते का अंतर। तो एक बार फिर हम वो सोर्स देखें, ये सोर्स है, यहाँ पर हमने स्लिट रख दिया है और यहाँ पर स्क्रीन है। ये होल है यहाँ पर S1, ये होल है यहाँ पर S2। अगर आप सेंटर की बात करते हैं, स्क्रीन का सेंटर जो है, तो सेंटर पर पहुंचने वाली वेव्स तो बिल्कुल बराबर रास्ता तय करेंगी, यानी S1 से आने वाली लाइट, जो लाइट S1 से O पे आएगी और जो लाइट S2 से O पे आएगी, इनका तो पाथ बराबर हो जाएगा। पाथ बराबर हो जाएगा तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ स्क्रीन की। सेंटर ऑफ स्क्रीन पर जितना पाथ S1 से है उतना ही पाथ S2 से है, तो पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, यानी इस पॉइंट पर आपको हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी नॉर्मल अरेंजमेंट में। जब तक हमने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करी, कुछ इसमें चेंज नहीं किया, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया, तब तक सेंटर पे आपको हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सेंटर आपको हमेशा चमकता हुआ मिलेगा। सेंटर ऑफ स्क्रीन ब्राइट फ्रिंज लिए होगा, और इस ब्राइट फ्रिंज को हम 0 ऑर्डर का फ्रिंज कहते हैं, क्योंकि n बराबर 0 रखने पर आपको मिलता है। इसे लोग बाग सेंट्रल ब्राइट भी कहते हैं, यानी कि सेंटर पे तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा।
लेकिन अब सेंटर से ऊपर हटें या नीचे आए, जैसे ये कोई पॉइंट P है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस x है। अब यहाँ पर जो वेव्स आएंगी S1 और S2 से, S1 से आने वाली वेव S1P और S2 से आने वाली वेव S2P पाथ कवर करेगी। दोनों का रास्ता अलग अलग दिख रहा है आपको, इसका मतलब पाथ डिफरेंस है। अभी पाथ डिफरेंस कितना है ये अंतर जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस पाथ को बराबर करते हैं। तो S1 से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जब आप S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, मान लेता हूँ ये पॉइंट है M। तो यहाँ से दोनों के पाथ बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब S1 से लेकर P तक और M से लेकर के P तक तो पाथ बराबर हो गए। तो पाथ डिफरेंस जो मिलेगा आपको इन दोनों के रास्ते का डिफरेंस वो इतना हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा क्योंकि 90 है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम N। तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर S1 S2 M, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको NPO। तो हम दूसरे पॉइंट पर फेज डिफरेंस पता लगा रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस पहले पता लगाया हमने S2P माइनस S1P, और ये हमें मिला डेल्टा x। ये पाथ डिफरेंस बराबर है S2M के। ये पाथ डिफरेंस है S2M के, इतना रास्ते का अंतर है। इसके बाद दोनों के रास्ते बराबर हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार कि एक ट्रायंगल तो आपको दिख रहा है यहाँ पर NP और O। तो NPO को आप ध्यान से देखिए, तो ये N मिलेगा आपको, आप देखिएगा ऊपर P है, यहाँ O है। N से लेके O तक का जो डिस्टेंस है वो तो कैपिटल D है। ये डिस्टेंस हम लोगों ने x लिया है और इस एंगल को हमने थीटा लिया है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि x बाय d आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहचानने में दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ा घिस पिच दिख रहा है, दो तीन वेव्स बनाई हैं साथ में। तो एक बार मैं अगर इस ट्रायंगल को थोड़ा मोटा कर दूं तो आपको दिख जाएगा, ये N से P, N से O, और ये बन गया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमने tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी जो परपेंडिकुलर बाय बेस आया है। अब ट्रायंगल बचा है हमारे पास में S1 S2 M। तो दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है वो यहाँ पर है S1, यहाँ पर है S2 और इधर है M। ये एंगल 90 डिग्री था। S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस D था और ये थीटा है। ये पाथ डिफरेंस है डेल्टा x। इसमें आप साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आएगा डेल्टा x बाय डी। थीटा अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होते हैं। तो डेल्टा x बाय डी बराबर x बाय कैपिटल D। तो डेल्टा x जो आ जाएगा पाथ डिफरेंस, जिसे आपने S2P माइनस S1P कहा था, वो आ जाएगा x d बाय डी। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये रहा S1 और ये रहा S2।
इनसे d दूरी पर स्क्रीन होगा। पॉइंट P यहाँ पर कहीं है, और S1P, S2P, यहाँ पर पेनिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस, जिसमें x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो ये पाथ डिफरेंस इस बात पे डिपेंड करेगा कि पॉइंट P की स्क्रीन से डिस्टेंस कितनी है। तो पाथ डिफरेंस जो यहाँ पर आया है S2P माइनस S1P x d बाई डी, इसमें x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और कैपिटल D यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो पाथ डिफरेंस मिल जाएगा आपको। अब पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये पाथ डिफरेंस है कितना। अगर ये पाथ डिफरेंस जिसकी वैल्यू x d बाई डी आई थी, ये n लैम्डा है, तो आपको P पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और अगर ये पाथ डिफरेंस x d बाई डी की वैल्यू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है, तो पॉइंट P पर आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। इसलिए मैंने आपसे बोला कि इंपॉर्टेंट है x, d और d। ब्राइट फ्रिंज मिलने का मतलब ये है कि पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डार्क फ्रिंज मिलने का मतलब है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पहले हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं। एक एक बात को आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा, जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ पर आप वीडियो रुक करके नोट कीजिएगा, तो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। तो पहले हम बात करें ब्राइट फ्रिंज एट P। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए मैंने आपसे बोला कि पाथ डिफरेंस जो आया था वो n लैम्डा होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर आपने n की जगह 0 रख दिया तो पॉइंट P ऊपर ना रह करके सेंटर ही बन जाएगा, इसलिए इसको 0th ऑर्डर सेंट्रल ब्राइट कहा था। तो आपको सेंट्रल ब्राइट मिलेगी। इसलिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको यहाँ पर n की जगह 1 रखना पड़ेगा, यानी कि लैम्डा d बाई डी, ये पोजीशन आ गई सेंटर से, यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। इसी तरह से सेकंड ब्राइट फ्रिंज आपको कहाँ मिलेगी, उसके लिए आपने n बराबर 2 रखा, तो ये 2 लैम्डा d बाई डी आएगा। x1 x2 क्या दिखा रहे हैं आपको,
तो यहाँ पर जो सोर्सेज थे आपके पास में, स्लिट जो थी S1 और S2, x बराबर 0 पर आपको सेंट्रल ब्राइट मिलेगी, फिर यहाँ से x1 डिस्टेंस पर, यहाँ से x1 डिस्टेंस पर, जिसकी वैल्यू आई थी लैम्डा d बाई डी, आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगी। फिर यहाँ से x2 डिस्टेंस पर, जिसकी वैल्यू 2 लैम्डा d बाई डी आई थी, आपको सेकंड ब्राइट मिलेगी। ऐसा कैसा पैटर्न आपको नीचे भी मिलेगा। जितना ऊपर डिस्टेंस है उतना ही नीचे डिस्टेंस है। ठीक है ना। nth ब्राइट के लिए आप n लैम्डा d बाई डी लगा देंगे। तो फॉर nth ब्राइट xn बराबर n lambda d by d, where xn is the distance of nth bright from the center of the screen. इसी तरीके से अगर आप डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन जानना चाहते हैं, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस जो बताया था मैंने आपको, वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो पाथ डिफरेंस हमें मिला था S2p माइनस S1p, जिसे हमने xd बाई डी कहा था, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2n-1 लैम्डा d बाई 2d। इसमें सेंटर तो चला गया 0 रखने पर, तो पहली डार्क के लिए n बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो n बराबर 1 आप रखेंगे तो आपको फर्स्ट डार्क की पोजीशन आ जाएगी। फर्स्ट n की जगह 1 रखेंगे, 2 में से बन गया, तो ये लैम्डा d बाई 2d हो गया। इसी तरह से आपने n बराबर 2 रखा तो आपको सेकंड डार्क मिलेगी, जिसकी पोजीशन यहाँ पर 2 रखने पर 2 टू 4 माइनस 1 3 लैम्डा d बाई 2d हो जाएगी। और ये हो जाएगा nth डार्क के लिए। अब आप देख रहे हो कि लैम्डा d बाई डी का आधा डिस्टेंस है। ये लैम्डा d बाई डी का आधा डिस्टेंस अगर आप देखें ऊपर जो हमने बनाया था, तो इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट के बाद में जब फर्स्ट ब्राइट मिलेगी उसके बीच में ये डिस्टेंस जो आएगा ये लैम्डा d बाई टी है, तो ये इसका आधा डिस्टेंस होगा। ठीक इस पोजीशन पे आपको फर्स्ट डार्क मिलेगी। तो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में फर्स्ट डार्क, और फिर यहाँ पर बीचों बीच आपको सेकंड डार्क मिलेगी। तो अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो 0th ऑर्डर के बाद में आपको पहले जो मिलेगा वो डार्क मिलेगा और फिर ब्राइट मिलेगी। इसका मतलब स्क्रीन में फर्स्ट डार्क पहले मिलेगा
और फर्स्ट ब्राइट बाद में मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको अगर ध्यान से पढ़ा है यहाँ पर, तो आप इस बात का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो डिस्कस करते हैं हम अभी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, इन यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आपको वेवलेंथ दे दी है लाइट की, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स आपको दे दिया है 5 मिलीमीटर, एंड स्क्रीन इज एट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। अब आपसे पूछा गया फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। नंबर 2 पूछा गया पोजीशन ऑफ 10th डार्क फ्रिंज। थर्ड आपसे पूछा गया find out the intensity at the point where path difference is 1250 एंगस्ट्रॉम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप बिना ऑप्टिकल डायग्राम के करेंगे। तो आपको पता है कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आपने याद कर लिया है कि डेल्टा एक्स जो होता है, यानी x बराबर n लैम्डा डी। आपको इसमें n की जगह रखना है 5, तो पोजीशन मिल जाएगी आपको 5 लैम्डा डी बाई डी। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है यहाँ पर। लैम्डा की जगह आपने रखा 5000 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी की जगह 50 सेंटीमीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट करके रखना है, और यहाँ लिख दिया 5 मिलीमीटर। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 5 25। अब 10 की पावर देखते हैं हम, 1 2 3 और 4, ऊपर आएगा 3, 7 पॉजिटिव हो जाएगा और 12 नेगेटिव का है, तो -5 मीटर। 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि 0.25 मिलीमीटर। और ऐसे ही आप डार्क फ्रिंजेस के लिए कर सकते हैं। डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस जो आया था आपके पास में, वो 2n-1 लैम्डा बाय 2 रखना है हमें। और कौन सी डार्क पूछी गई है? 10th डार्क पूछी गई है, तो n की जगह आप 10 रख देंगे, तो 20-1 19 लैम्डा डी बाय 2d आ जाएगा। जैसा ऊपर वैल्यू देखिए वैसे रख देंगे आप। थर्ड में आपको पाथ डिफरेंस पहले से दे रखा है, तो आप फेज डिफरेंस पता लगा लें। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 2 पाई, लैम्डा की जगह 5000 एंगस्ट्रॉम, और ये दिया है आपको 1250 एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर कैंसिल हो गया,
1250 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 2π/4 यानी कि π/2। इंटेंसिटी का फॉर्मूला कल आपको लिखवाया था मैंने, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 5 की जगह यहाँ π/2 है, लेकिन आपको चाहिए 5/2, तो ये π/4 हो गया। cos π/4 1/√2 होता है, लेकिन आपको स्क्वायर चाहिए, तो ये 1/2, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे आप। तो आपका आंसर आ जाएगा 2I0, where I0 is the intensity of one source। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिनमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एप्लीकेशंस देखें या फिर प्रॉब्लम्स देखें जो YDAC पर पूछी जाती हैं। नंबर 1, फ्रिंज विड्थ। इंटरफेरेंस पैटर्न में इस तरह से आपको फ्रिंजेस मिलती हैं, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? एक डार्क के सेंटर से दूसरे डार्क के सेंटर तक का जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो अगर हम इसको सेंट्रल ब्राइट देख रहे हैं तो ये फर्स्ट ब्राइट हो गई और ये सेकंड ब्राइट हो गई, ठीक है ना। दो लगातार ब्राइट के बीच का डिफरेंस आपको डार्क फ्रिंज विड्थ देगा और दो लगातार डार्क के बीच का डिस्टेंस आपको ब्राइट फ्रिंज की विड्थ देगा। फ्रिंज विड्थ जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलता है वो दोनों ही सेम होते हैं, चाहे आप डार्क ले या फिर ब्राइट ले। फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बराबर रहती है और ये फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा d/d, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो होता है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपिटल D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्मॉल d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप विजिबल लाइट में कंपेयर करेंगे, लैम्डा वायलेट सबसे कम होता है और लैम्डा रेड सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप बीटा वायलेट की बात करेंगे तो वो बीटा रेड से कम आएगा, लेकिन ये तभी मिलेगा आपको वाइट लाइट के इंटरफेरेंस में। अदरवाइज जो लैम्डा के बीटा जो होगा वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका वेवलेंथ बड़ा आएगा उसका बीटा भी बड़ा आएगा। पर ध्यान रखिएगा कि बीटा जो होता है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे फिफ्थ ब्राइट हो या सिक्स्थ ब्राइट हो, कोई भी हो, एवरी ब्राइट
फ्रिंज की विड्थ बराबर होगी एवरी डार्क फ्रिंज विड्थ के। सेकंड, अगर आप YDSC को किसी लिक्विड में डुबो दें तो आप जानते हैं कि लिक्विड के अंदर वेलोसिटी और वेवलेंथ बदल जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड इसको बोला जाता है म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और ये आएगा लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम। लेकिन बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो बीटा मीडियम बाय बीटा एयर, लैम्डा मीडियम बाय लैम्डा एयर इक्वल टू 1 बाय म्यू। तो मीडियम में डिबोने पर फ्रिंज विड्थ जो होगी वो एयर के कंपैरिजन में म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, यानी फ्रिंज विड्थ पहले से कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। थर्ड और जो इम्पोर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ गया है कि अगर आप एक ट्रांसपेरेंट शीट को रख दें किसी भी सोर्स के सामने, इफेक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट क्या होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ये कोई दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स में एयर का डिस्टेंस, यानी कि ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट है ए और बी, और एयर है अगर इनके बीच में, तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना है, एल। अब अगर आपने इनके बीच में कोई टी थिकनेस का ट्रांसपेरेंट शीट रख दिया, तो अब मैं एयर की बात करता हूं। एयर कितनी थी पहले, एल, अब एल माइनस टी हो गई, लेकिन मीडियम आ गया। टी थिकनेस का मीडियम म्यू टी थिकनेस के बराबर होता है। तो अब ए और बी का जो डिस्टेंस आएगा वो देखें हम, तो एल में से टी माइनस हो गया, इतना तो है एयर, और प्लस म्यू टी है मीडियम, तो एल प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, यानी कि शीट इंट्रोड्यूस करने के बाद में ये एक्स्ट्रा पाथ आ जाएगा। लाइट इतना एक्स्ट्रा पाथ तय करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर ये S1 सोर्स था और ये S2 सोर्स था, पहले की अगर हम बात करते हैं
तो पहले S1 से लाइट यहाँ पहुँच रही थी और S2 से लाइट यहाँ पहुँच रही थी। तो पहले की कंडीशन में तो आपको पता है कि S2P और S1P बराबर था पॉइंट O पर। अब आपने मान लीजिए कि इनमें से किसी एक सोर्स के सामने मीडियम रख दिया है। सपोज कीजिए आपने S1 के सामने मीडियम रख दिया, तो अब जो पाथ डिफरेंस आएगा पहले S2O बराबर S1O था। अब पाथ डिफरेंस S2O तो उतना का उतना रहेगा, लेकिन यहाँ से तो पाथ जो आएगा S1P, पहले S1P मान लेता हूँ L था, तो ये तो अभी भी L है, लेकिन इसमें से T माइनस होकर के म्यू T जुड़ गया, तो ये पाथ हो गया S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T। ये पॉइंट P की जगह O ले रहे हैं हम, माइनस S2O। तो पहले जो पाथ था S1O, अगर ये L है तो ये भी L है, तो S1O माइनस S2O तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो बचेगा वो म्यू माइनस 1 इंटू T होगा। इसका मतलब अगर आपने एक शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो एक्स्ट्रा पाथ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और ये उसके रास्ते में होगा जिसके आगे आपने इन द पाथ ऑफ द लाइट वेयर द शीट इज इंट्रोड्यूस्ड। एक एग्जांपल से अगर इसको हम समझें, देखो मान लो पहले कि सपोज करो S1 और S2 है यहाँ पर, और सपोज करो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, तो S2O माइनस S1O 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, 0 हो गया। अब सपोज करो कि आपने S1 के सामने कोई मीडियम रख दिया, जब आपने S1 के सामने कोई मीडियम रख दिया है, यहाँ रख दिया मीडियम आपने, तो 10 तो था ही, तो अब S1O जो हो जाएगा वो होगा 10 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T, और S2O तो अभी भी 10 रहेगा, तो पाथ डिफरेंस जो आएगा 10 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T में से ये 10 माइनस हो जाएगा, यानी म्यू माइनस 1 इंटू T हमेशा एक्स्ट्रा पाथ बचेगा, तो ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा। चाहे आप किसी भी पॉइंट पर लेंगे, हर पॉइंट पर इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा। तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो आएगा वो आएगा म्यू माइनस 1 इंटू T। अब अगर ये म्यू माइनस 1 इंटू T एन लैम्डा के बराबर है, तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर आपको nth ब्राइट मिलेगी, और अगर म्यू माइनस 1 इंटू T 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर है, तो स्क्रीन के सेंटर पे आपको nth डार्क मिलेगी, यानी कि अब स्क्रीन पर या स्क्रीन के सेंटर पर आपको सेंट्रल ब्राइट नहीं मिलेगी,
सेंट्रल ब्राइट वो होती है जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है, लेकिन यहाँ पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो पाया। तो ये सेंट्रल ब्राइट कहाँ चली जाएगी? तो आप देख रहे हो कि शीट इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसका पाथ बड़ा हो गया और इसका पाथ उतना ही रहा। अगर 1 सेंटीमीटर की भी मैं बात करूं तो पहले 10 था, तो ये 11 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके पाथ को कम करने के लिए हमें कहाँ खिसकना पड़ेगा? ऊपर। ऊपर की हम बात करेंगे तो S2 का पाथ लंबा हो जाएगा और इसका पाथ छोटा हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल ब्राइट हमेशा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल ब्राइट कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? सेंट्रल ब्राइट हमेशा वहां शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द स्लिट एट विच, जहां पर आपने शीट को इंट्रोड्यूस किया है। कितना शिफ्ट होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले ये S1 था और पहले ये S2 था, तो पहले आपको यहां पर सेंट्रल ब्राइट मिल रहा था। अब सपोज कीजिए कि जब आपने S1 के सामने शीट रख दी, यहाँ पर, और मान लीजिए कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस के हिसाब से जो मैंने आपको बताया μ-1 इंटू टी, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 3 लैम्डा आया। इसका मतलब यहाँ पर थर्ड ब्राइट मिलने लगी। सेंट्रल ब्राइट तो ऊपर खिसक चुका होगा, तो सेंट्रल ब्राइट कितना खिसक जाएगा? जितना डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से थर्ड ब्राइट का होता है। सेंट्रल ब्राइट 0 पे होता था, हुआ करता था, और थर्ड ब्राइट किस पोजीशन पे होता था? 3 लैम्डा डी बाई डी पर। इसका मतलब अगर ये 3 लैम्डा आया है तो सेंट्रल ब्राइट कितना शिफ्ट हो जाएगा? सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाई डी। इसका मतलब μ-1, क्योंकि 3 लैम्डा बराबर μ-1 इंटू टी है, डी बाई डी, इतना शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल ब्राइट shifted by μ-1 t d by d towards the slit, जहां पर आपने शीट इंट्रोड्यूस की है। ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो आएगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस वो तो आएगा μ-1 इंटू टी, और शिफ्ट कितना करेगा सेंट्रल ब्राइट? वो होगा μ-1 टी डी बाई डी। तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल ईमानदारी से देखिएगा। इंटरफेरेंस में इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसका डीपीपी का जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं होंगे तो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। आपको सारी की सारी बातें जो भी मैंने बताई हैं वो सारे फॉर्मूले आप जरूर याद कीजिएगा, तो आपको इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।